मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक सेल ग्रो करता है और उसके बाद डिवाइड करता है। ये इस पूरे इवेंट्स को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? सिर्फ जब सेल डिवाइड करने लगता है उसको सेल डिवीजन कहते हैं। इसीलिए सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल होता है। वाई सेल डिवाइड? टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। और सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये हमेशा होता ही रहता है। इसीलिए व्हेन सेल ग्रो करता है इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो जाता है। ये साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस रेशियो इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियस ऑन्ट एबल टू कंट्रोल सच लार्ज सेल देयरफॉर इनिशिएट सिग्नल्स ऑफ डिवीजन टू रीच टू न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। कुछ एनसीईआरटी का लाइन है जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म इवन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और डिवाइड और रिप्रोडक्शन सेल्स में कैसे होता है? एक सेल है वो डिवाइड कर दिया, फिर ये दोनों सेल्स ग्रो करेंगे, फिर ये सब डिवाइड करेंगे, फिर ये ग्रो करेंगे, फिर ये सब डिवाइड करेंगे। तो ये साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑलो करते हैं एक सिंगल सेल को टू फॉर्म अ मिलियंस ऑफ सेल कंसिस्टिंग स्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल में कैसे होता है? ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के जरिए होता है। और रिप्रोडक्शन एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल बनाता है। ये रिप्रोडक्शन भी है, ये डिवीजन भी है सेल्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड दोनों से कर सकते हैं। सेल साइकिल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक पेरेंट सेल है, उसके पास एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक पेरोक्सीसोम है। तो इसको दो डॉटर सेल्स में बांटना है। तो दोनों को सब कुछ पूरा देगा, उसके लिए इसको इन सब का डुप्लीकेशन करना होगा। तो इसका सिंथेसिस ऑफ मटेरियल करता है। पहले ये सब कुछ दो बना लिया, उसके बाद सेल डिवाइड कर लेगा, दोनों डॉटर सेल को अपने इक्वल दे देगा। तो सेल साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize other cell constituents and eventually divides into two daughter cell। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो चीज़ें होती है, सेल डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और सेल का ग्रोथ भी होता है। एंड दिस टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली होता रहता है। ऑर्गेनल्स आर डुप्लीकेटेड, डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, जिसको एस फेज कहते हैं। सेल डिवीजन भी हो जाता है। उसके बाद रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है जिसको डीएनए कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये इवेंट्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है बाय टू प्रोटीन, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंड काइनेज। अब अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो पहले हम लोग को जनरेशन टाइम पता होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और आल्सो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन सेम ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल में देखें तो ई क्लोई में 20 मिनट्स का होता है, यीस्ट में, यूनिसेल्युलर फंगी में 90 मिनट्स का, यूकैरियोट्स के ह्यूमन सेल्स इन कल्चर में देखें तो चिक सेल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो 24 आवर का होता है। अडल्ट हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स जो है वो नॉट डिवाइड एट ऑल करता है। एंड सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक रिप्लेस ट्वाइस इन अ वीक। सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया, इंटरफेस एंड एम फेज, माइटोसिस फेज। इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सेल डिवाइड नहीं करते, इसलिए इसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। ये इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन के लिए। यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एम फेज माइटोसिस फेज जो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इसको वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी होता है। यहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है इसलिए इसको डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। ये मोर देन 95% ऑफ जनरेशन टाइम होता है, ये लेस देन 5% ऑफ जनरेशन टाइम होता है। अगर हम लोग ह्यूमन चिक सेल की बात करें तो मोर देन 23 आवर्स ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन चिक सेल होता है। यहाँ पे सिर्फ ओनली अबाउट एन आवर होता है सेल साइकिल का। इंटरफेस हम लोगों का 3 सब फेजेस में बटा हुआ है, G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। और एम फेज भी हम लोगों का दो बार भाग में बटा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम होता है। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यहाँ हमारा कैरियोकाइनेसिस भी 4 सब फेजेस में बटा हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर हम देखें डिफिनेशन ऑफ ऑल फेजेस तो इंटरफेज पहले आता है, फिर आता है माइटोसिस फेज, फिर आता है इंटरफेज, फिर आता है एम फेज, फिर आता है इंटरफेज, फिर आता है एम फेज। तो इंटरफेज का डिफिनेशन कैसे होता है? फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। और एम फेज का डिफिनेशन फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। अब G1S, G2M, G1S, G2M, G1S, ये भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो एस किसके है? फेज बिटवीन G1 एंड G2, पोस्ट G1 फेज एंड प्री G2 फेज। एम G2 को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फेज बिटवीन S एंड M, पोस्ट सिंथेसिस फेज एंड प्री एम फेज। एम फेज को फेज बिटवीन G2 एंड G1, पोस्ट G2 फेज एंड प्री G1 फेज। तो एस जो है फेज बिटवीन G1 एंड G2 है और एम जो है वो फेज बिटवीन G2 एंड G1 है। ये याद रखना है, G1 और G2 के बीच में आता है एस और G2 और G1 के बीच में आता है एम। G1 क्या है? फेज बिटवीन एम एंड एस, प्री माइटोसिस फेज एंड पोस्ट माइटोसिस फेज एंड प्री सिंथेसिस फेज।
एक सेल है, अगर वो डिवीज़न स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो G1 में आता है, फिर एस में, फिर G2 में, फिर कैरियोकाइनेसिस में जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद वो साइटोकाइनेसिस करके 2 सेल प्रॉपर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि G1 से निकल के G0 फेज में भी चला जाता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस क्या है, G1, एस, G2, प्रो, मेटा, एना, टीलो एंड साइटोकाइनेसिस, उसके बाद होता है। अब G1 की फेज की बात करें, वहाँ क्या क्या होता है, तो G1 फेज को हम लोग गैप 1 भी कहते हैं, ग्रोथ 1 फेज कहते हैं, प्री माइटोसिस और पोस्ट एस फेज कहते हैं। इंटरवल बिटवीन एम एंड एस है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, यहाँ सेल का ग्रो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, और डीएनए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनैड, सिंगल डीएस डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ मैक्सिमम सेल ग्रोथ अकर होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनल डुप्लीकेट होता है, प्रोटीन इंजाइम्स फॉर्म होता है, और अगर इंजाइम्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो आरएनए और अमाइनो एसिड का बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटीपी फॉर्म होता है, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन इस टेकन होता है। यहाँ पे इस फेज ऑफ सिंथेसिस फेज की बात करें तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, यहाँ पे क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होता है फॉर डीएनए पैकिंग के लिए, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, पहले मोनैड था अब डायड बन जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। ये G1 फेज की बात है, सिंगल डीएस डीएनए था, ऐसे 2 क्रोमैटिड था, तो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था और क्रोमोसोम नंबर 1 था। ये अब इस फेज में 2 डीएस डीएनए बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डैड बन जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 ही रहता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। तो इस फेज में जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है बट इंटरवाइंड होता है, आपस में उलझा हुआ होता है। गैप 2 फेज की बात करें तो यहाँ सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ पीरियड भी इसीलिए इसको कहते हैं। रिमेनिंग ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन वाले जो भी हैं वो यहाँ डुप्लीकेट करते हैं, प्रोटीन यहाँ सिंथेसिस होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस के लिए। प्रोटीन में कौन कौन सा, ट्यूबुलिन प्रोटीन और क्रोमोसोमल कंडेंसेशन प्रोटीन यहाँ पे बनता है, और अगर प्रोटीन बन रहा है तो आरएनए और अमाइनो एसिड भी बनेगा। अब अगर हम लोग G0 फेज की बात करें तो सेल हमारे 3 तरह के, एक होता है डिवाइडिंग सेल जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, एक होता है नॉन डिवाइडिंग सेल जैसे कि अडल्ट एनिमल्स की हार्ट्स एंड न्यूरॉन्स, और कुछ कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड करते हैं ओकेजनली व्हेन नीडेड टू रिप्लेस लॉस्ट सेल बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। वैसे सच सेल एग्जिट कर दे जाते हैं, G1 फेज को एंटर करते हैं एक इनएक्टिव फेज में जिसको क्वेश्चन स्टेज कहते हैं या फिर G0 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये स्टेज इनएक्टिव है लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट नो लॉन्गर प्लोरिफरेट्स अंटिल कॉल्ड। यह माइटोसिस को अच्छे से समझ सकते हैं कि G1 फेज में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड 1 है, इस फेज में वो डबल हो गया, डायड हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो गया। G2 में भी सेम रहता है, जो इस फेज में वही G2 फेज में होता है, डिवीजन होता है एम फेज के बाद, यहाँ पे ये फिर से टूट जाता है तो 1-1 हो जाएगा, क्रोमेटिड का नंबर 1-1 हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1-1-1-1 सब में 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है, पोलैरिटी अगर इनिशियली 2N है तो सब 2N ही रहेगा। तो ये G2 और एस फेज सेम केस देता है, और हमारा डिवीजन और G1 फेज भी सेम केस देता है, इसीलिए डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल होता है, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये एक ग्राफ ऐसे पूछते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है 4C है, G1 में 2C था, इस फेज में 4C हो गया, फिर G2 में कांस्टेंट रहा, फिर डिवीजन होकर के 2C हो गया, फिर G1 में कांस्टेंट रहा, फिर इस फेज में डबल होकर 4C हो गया। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अगर हम लोग सेल साइकिल के रेगुलेशन की बात करें तो जेनेटिक कंट्रोल होता है बाय 2 प्रोटीन, ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंड काइनेज, और कंट्रोल पॉइंट इसका 2 होता है, एक मेजर होता है जो G1 से S में जाने में करता है, और एक माइनर होता है जो G2 से M पे जाने में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनिमल सेल माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। एक्सेप्शन जो है कि हैप्लॉइड मेल हनीबी ड्रोन, इसमें माइटोसिस हो सकता है हैप्लॉइड सेल में। प्लांट्स में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अब हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की, एमफेस की। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। इस तरह से इक्वेशनल डिवीजन होता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी में। अगर 2N है तो 2N डॉटर सेल में भी रहेगा, अगर N है तो N ही रहेगा। एम फेज के 2 फेज में बटा हुआ है सब फेजेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, इसके भी 4 सब स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। अब अगर एक फादर है उसके पास 50 रुपये, वो इस फेस में अपना पैसा डबल करके 100 रुपीज़ बना लेगा और अपनी दोनों बेटी को डिवाइड करके दे देगा 50-50। तो फादर के पास 50 थे, बेटी के दोनों के पास भी 50-50 है, तो इसलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं।
अब हम कैरियोकाइनेसिस का स्टेज देखेंगे। तो सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि हमारा न्यू एंड ओल्ड डीएनए जो है वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है, इंटरवाइंड होता है, टैंगल्ड होता है। तो यहाँ पर डीएनए स्टार्ट्स होता है कंडेंसिंग, खुलना शुरू होता है, उलझना, अनटैंगल्ड होना शुरू होता है। और यहाँ पे एस्टर जो है वो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियो इन्वेलप न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपेयर हो जाते हैं। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है, ये सारे क्रोमोसोम अलाइन टू क्रोमोसोम टू द सेंटर होता है। मेटाफेज में सेंट्रियोल रीच द अपोजिट पोल होता है। मेटाफेजिक प्लेट्स और इक्वेटोरियल प्लेट्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम फॉर्मेशन इज डन हो जाता है, डीएनए पैकेजिंग फिनिश्ड हो जाती है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है। क्रोमेटिड जिसको आप डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे वो मूव्स टुवार्ड्स अपोजिट पोल होते हैं। और सेंट्रोमेयर जो है वो टुवार्ड्स पोल की तरफ होता है, और उसके आर्म जो होते हैं वो ट्रेल्स करते हैं बिहाइंड। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, यहाँ पे मतलब डीकंडेंसेशन होता है, वो फिर से उलझ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सब रीअपेयर हो जाते हैं। इसलिए इसको रिवर्स ऑफ टीलोफेज को हम लोग रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। प्रोफेज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कंडेंसेशन का मतलब क्रोमोसोम मटेरियल बिकम एनटैंगल्ड, क्योंकि आफ्टर इस फेज के बाद डीएनए जो है वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है, इंटरवाइंड होता है, टैंगल्ड होता है। प्रोफेज कंप्लीशन मार्क बाय कैसे होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा होता है, दो कंटेन करता है दो क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोसोम क्या होता है, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाता है। और ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज को। और स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स अपेयरिंग, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी स्टार्ट्स हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। ये हमारा सेल्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, जेनेटिक मटेरियल है, ये एस्टर है। हमारा एस्टर क्या होता है, सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। उसके चारों तरफ होता है माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम लोग एस्टर कहते हैं। और ये एस्टर, ये स्पिंडल फाइबर, और ये क्रोमोसोम उसके ऊपर लगा हुआ है काइनेटोकोर। तो माइटोटिक एपैरेटस क्या होता है, 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स। प्लांट में एस्टर एब्सेंट होता है, इसलिए डिवीजन एन एस्टर माइटोसिस होता है। और एनिमल्स में डिवीजन एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल होता है। मेटाफेज, ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है, इसीलिए सेल स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। इसलिए मेटाफेज जो है हमारा वो बेस स्टेज है टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारा किस तरह से दिखते हैं, ये देखिए 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, और इसके सेंट्रोमेयर के साइड पे काइनेटोकोर लगा हुआ है, जो स्मॉल प्रोटीनेसिस डिस्क अराउंड सेंट्रोमेयर सरफेस। काइनेटोकोर जो वो प्रोवाइड करता है साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को ये क्या करता है, डेटा मूव इनटू पोजीशन एट द सेंटर सेल, इसको सेल के सेंटर पे लेकर के आता है। इसीलिए मेटाफेज कैरेक्टराइज बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर, जिसका एक क्रोमैटिड जो है वो कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, और उसके सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो भी कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। और ये हमारे मेटाफेजिक प्लेट पे है, मेटाफेज प्लेट या स्पिंडल इक्वेटर भी कहते हैं, जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज है। की फीचर्स ऑफ मेटाफेज क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स एंड क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। एनाफेज में क्या, जैसे ही ऑनसेट होता है एनाफेज का, तो क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे है वो स्प्लिट कर जाते हैं साइमल्टेनियसली, एंड बोथ डॉटर क्रोमैटिड्स बिगेन टू माइग्रेट टुवर्ड्स पोल्स। ये देखिए माइग्रेट कर गई पोल्स की तरफ। और ये जो सेपरेटेड डॉटर क्रोमैटिड्स है, इसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे और फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का। और ये जो सेंट्रोमेयर है, ये रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल्स एंड हिंज एट लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। कैरेक्टराइज बाय, कैसे कैरेक्टराइज होता है एनाफेज, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट्स, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। एनाफेज बेस स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का दिखता है, सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे एंड टीलोसेंट्रिक आई और रॉड शेप का दिखता है। टीलोफेज एट द बिगिनिंग जैसे शुरू होता है, तो क्रोमोसोम डेट रीच देयर पोल, जो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच चुका है, वो डीकंडेंस होता है एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, देयरफॉर क्रोमोसोम, इसीलिए क्रोमोसोम इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो वो नो लॉन्गर बी सीन, और ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ 2 पोल्स। की इवेंट्स क्या है कि क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पेंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर एनवेलप जो वो डेवलप कर जाता है अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया। इस तरह से
एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब रिफॉर्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करें तो माइटोसिस में दो चीज़ें होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय साइटोप्लाज्म सेपरेशन से। और साइटोकाइनेसिस को ये हम लोग एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस खत्म होता है उसके बाद हम लोगों का सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। और मियोसिस में हम लोगों का क्या लिखता है कि मियोसिस एंड विद द टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 होता है तब मियोसिस कंप्लीट होता है, लेकिन सेल डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब हम लोगों का साइटोकाइनेसिस खत्म होता है। ये बात याद रखना। साइटोकाइनेसिस हम लोग का एनिमल सेल में कैसे होते हैं, बाय फरो फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होते हैं। ये हमारा सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद इसमें फरो फॉर्म होने लगता है इस तरह से अंदर की तरफ, और जो फरो है डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड ज्वाइंट सेंटर एंड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2, और साइटोप्लाज्म को 2 में बांट दिया और 2 डॉटर एनिमल सेल हमारे बन गए। प्लांट्स में कैसे होते हैं, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसको हम सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है क्योंकि यहाँ सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इन सेंटर ऑफ द सेल में एंड ग्रो आउटवर्ड्स टू मीट एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर सेल प्लेट जिसे कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को, जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में वॉल का काम करता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस के बाद। इसमें ये बीच में इसके सेल पे सेंटर पे आ जाते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको फ्रैगमोसोमा कहते हैं। इसलिए इस प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस उसको होता है उसको हम लोग फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं। ये सेल प्लेट पूरा बन गया, ये प्रीकर्सर मिडिल लैमेला है। अब इसी के चारों तरफ हम लोगों का ये सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देगा सेल वॉल को, तो हमारा 2 सेल बन के तैयार हो गया यहाँ पे, और ये मिडिल लैमेला इनके बीच में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करें तो इन सम ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एज अ रिजल्ट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम इन प्लांट्स जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट्स एंड कॉनोसिटिक कंडीशन इन फंगी जैसे फाइकोमाइसिटीज में। माइटोजन क्या होता है, केमिकल विच इंड्यूस माइटोसिस। प्लांट्स में ऑक्सीजन, जिबलिन एंड साइटोकाइनिन, एनिमल्स में इंसुलिन एंड स्टेरॉइड्स। माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, जो इनहिबिट्स करते हैं माइटोसिस को, जैसे एजाइड, साइनाइन, मस्टर्ड गैस एंड कॉल्चिसिन। ये इंड्यूस कर देता है पॉलीप्लॉइडी को क्योंकि सेल का नंबर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया। एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रीम कॉर्न फ्रॉम कॉल्चिसियम ऑटमने, लिलिएसी फैमिली में आता था, ये पहले पढ़ते थे हम लोग। माइटोसिस जो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है ओनली टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली, जैसे एनिमल्स में तो सब डिप्लॉयड ही है मेनली, और प्लांट्स में टेरिडोट, जिम्नो और एंजियो में। However, some lower plants में और some social insects में haploid cells also divide by mitosis। लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, सोशल इंसेक्ट जैसे कि मेल हनी बी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि जैसे ही सेल ग्रोथ होता है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए सेल डिवीजन करता है टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल को सेल रिपेयर में भी मदद करता है, रिप्लेस में भी मदद करता है। किसको रिप्लेस करता है, अपर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट सेल्स, ब्लड सेल्स। प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। ग्रोथ 2 तरह के होते हैं, लेंथ में बढ़ता है, ग्रीथ में बढ़ता है, इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम में, सूट एपिकल मेरिस्टेम में, और ये लैटरल मेरिस्टेम में। अब मियोसिस की बात करें तो जैसे कि हम लोगों का माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि जो जितना फादर में रहते हैं उतने इसके दोनों डॉटर्स में दे देता है इक्वली। तो बोथ डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो सिमिलर टू पेरेंट सेल, देयरफॉर माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। जैसे फादर के पास 50 रुपीज़ है, इस वजह में उसको करके 100 कर लिया, अब मियोसिस 1 होगा, दोनों को 50-50 दे दिया। फिर मियोसिस 2 होगा तो सबको हाफ हाफ मिल जाएगा, ये 50 का 25-25, ये 50 का 25-25। तो ये फादर है और ये 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और इसका हाफ उसमें मिलता है। इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स फॉर्म, रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो माइटोसिस जो हमारा वो हमारे दोनों में हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में भी। अगर डिप्लॉइड होगा तो डिप्लॉइड बनेगा, अगर हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बनेगा। मियोसिस ओनली इन डिप्लॉइड में होता है। अगर डिप्लॉइड सेल है, मियोसिस 1 करने के बाद हैप्लॉइड सेल बन जाता है और ये फिर मियोसिस 2 करता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो 4n रहेगा तो 4 2 2 2n 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 बनेगा। अगर 2n मियोसिस होगा तो nn बनेगा, लेकिन n में मियोसिस नॉट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसीलिए अकरेंस किया ओनली इन डिप्लॉइड सेल जिसको हम लोग मियोसाइट सेल कहते हैं। मियोसाइट सेल वो होता है जहाँ पे मियोसिस होता है, इसको मियोसाइट सेल्स कहा जाता है।
टाइप्स ऑफ मियोसिस की बात करें तो गैमेटिक मियोसिस होता है जिसको टर्मिनल मियोसिस भी कहते हैं एनिमल्स में, जैसे कि स्पर्मेटोसाइट 2n मियोसिस होगी, स्पर्म बनाएगा n, oocyte 2n मियोसिस करके ओवम बनाएगा n, जाइगोटिक मियोसिस इनिशियल मियोसिस कहते हैं इसको, एग्जांपल इसका एल्गियन फंगी, इसमें जाइगोट 2n होता है, मियोसिस करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है n, इसलिए जहाँ लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है वहाँ जाइगोटिक मियोसिस होता है। स्पोरिक मियोसिस इंटरमीडिएट मियोसिस है इन प्लांट्स में, ब्रायो से एंजियो तक, स्पोर मदर सेल्स 2n मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं जो कि n होता है। हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करें तो सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में फ्रॉम गैमेटोसाइट सेल जो कि स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स है। मेल में इसको स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, फीमेल में इसको oocytes कहते हैं। इसमें मियोसिस होता है, मेल गैमेट स्पर्म बनता है, फीमेल गैमेट ओवम बनता है और ये दोनों फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और ये जाइगोट माइटोसिस करके पूरी कंप्लीट बॉडी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बना लेता है। इसलिए मियोसिस इंश्योर करता है हैप्लॉइड फेज प्रोडक्शन इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयरएज फर्टिलाइजेशन रीच टू डिप्लॉयड फेज ड्यू टू द मियोसिस प्रोसेस पैराडॉक्सली रिजल्ट क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन बाय हाफ, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम is conserved across generation in sexually reproducing organisms। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी इंक्रीज करती है इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट बाय क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से। और जहाँ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा इवोल्यूशन के लिए, जब तब एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है, सर्वाइबिलिटी भी बढ़ती है और गिव्स राइज टू 4 डिफरेंट डॉटर सेल। इसकी वजह से वेरिएशन आता है, क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम लोगों के 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनते हैं। की फीचर्स ऑफ मियोसिस देखिए तो इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन, जैसे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट करेगा लेकिन डिवीजन 2 बार होगा। ये G1 फेज था। फिर उसके बाद एस फेज आता है तो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर G2 फेज आएगा, फिर मियोसिस 1 होगा जहाँ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। उसके बाद मियोसिस 2 होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 के एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम लोग फेजेस ऑफ मियोसिस देखें तो ये पेरेंटल सेल है, 2n है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इसके बाद में मियोसिस 1 होगा जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, तो n बन गया हमारा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ। इसमें मियोसिस 2 होगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, सिमिलर टू माइटोसिस होता है। तो 4 सेल्स हमारे कंप्लीट बन के निकल गए जो कि हैप्लॉइड्स हैं। फेजेस ऑफ लाइफ, एक सेल है डिप्लॉयड है, सबसे पहले वो इंटरफेज में जाएगा तो G1 S, G2 उसके बाद मियोसिस में जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, प्रोफेज 1 4-5 सब फेजेस में बटा हुआ है। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बन गया। उसके बाद इंटरकाइनेसिस में जाएगा, फिर मियोसिस 2 के कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस में जाएगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। अब G1 S और G2 तो वैसा ही होता है जैसा माइटोसिस में होता है। अब हम बात करेंगे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के फेजेस को, ठीक है। सबसे पहला लिप्टोटिन है। यहाँ पे क्या होता है, लिप्टो मतलब लिपट रहा है, तो लिपट रहा है तो डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है यहाँ और इतना लिपट जाता है कि क्रोमोसोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और एस्टर जो है सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। उसके बाद आता है जाइगोटिन, यहाँ पे साइनेप्सिस अकर्स हो जाता है, प्रोटीनेसियस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। टेट्राड 4 क्रोमेटिड्स होते हैं इसीलिए बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम अटैच करते हैं। अगर हम लोग को बाइवेलेंट और टेट्राड का नंबर पूछे तो वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट्स के बराबर होता है। जैसे ह्यूमन में 2n = 46 होता है तो n = 23 होगा, यही बाइवेलेंट और टेट्राड का भी नंबर है। अब इसके बाद आता है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसके लिए एंजाइम जरूरी है जिसको रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स बनता है और यहाँ पे टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है, बन यहाँ पे जाता है लेकिन विजिबल उतना नहीं होता है, यहाँ पे मोर विजिबल होता है। उसके बाद आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन डी से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पहले डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा और इससे एक सेप्ट काइजमाटा का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ केजमाटा होता है पहले, ठीक है। यहाँ पे बना था, यहाँ पे टूट जाएगा और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सब डिसअपेयर हो जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोग का मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक्स प्लेट्स बनते हैं, ठीक है, और एस्टर रीच कर जाता है अपोजिट पोल तक। एनाफेज 2 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। टीलोफेज 1 में सेंट्रियोल रिप्लिकेट कर जाता है इन इंटरकाइनेसिस में, ठीक है, क्योंकि एक ही था। अब यहाँ पे ओनली अ बिट ऑफ डीकंडेंसेशन अकर होता है क्योंकि सेल नीड टू इंटर इन मेटाफेज 2। अब सेल मियोसिस 2 में जाएगा। मियोसिस 2 जो होता है वो रिजेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस को, इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड, उसके पहले ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में इफ सम डीकंडेंसेशन अकर इन टीलोफेज 1
Chromosome again become compacted at the end of Prophase 2 nucleus in nucleolus, nuclear envelope, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ये सब disappear हो जाता है. मेटाफेज 2 में only one मेटाफेजिक स्प्लिट बनता है. क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर and microtubules from opposite poles of the spindle get attached. The kinetochore of sister chromatids यहाँ अटैच करता है. एनाफेज 2 में simultaneously split of centromere होता है. यहाँ पे sister chromatids separates करते हैं. chromosome moves towards opposite pole by shortening of microtubules attached to the kinetochore. टेलोफेज 2 मियोसिस एंड्स विद द टेलोफेज 2. जब टेलोफेज खत्म होता है तब हमारा मियोसिस 2 एंड हो जाता है. डिकंडेंसेशन अगर करता है. क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी एंड टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप. और बाकी सब जो गायब हो गया था वो सब वापस आ जाएगा. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और हम लोगों के 4 सेल्स बन जाएंगे, टेट्राड्स ऑफ सेल्स या फिर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. अब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 जो है वो लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस के प्रोफेज से होता है. इसमें 5 फेजेस है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर. लाजारा पेंदे डेलिप्टोटिन. यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ग्रेजुअली और क्रोमोसोम कॉम्पैक्टेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटिन. जाइगोटिन, इसको सिनेप्टोटिन भी कहते हैं. यहाँ पे क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर जिसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं. और पेयर्ड क्रोमोसोम इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो करता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्प्लिश बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और जो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हुआ है बाय पेयर ऑफ साइनस्ड होमोलोगस क्रोमोसोम उसको हम लोग बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं. ये बाइवेलेंट या टेट्राड है जो क्लियरली विजिबल होता है अंडर पैकाइटिन में. इन शॉर्ट में ये यहाँ पे साइनेप्सिस हो जाता है, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है. पैकाइटिन ये फर्स्ट 2 स्टेजेस जो है वो रिलेटिवली शॉर्टर देन पैकाइटिन होता है. यहाँ पे टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है. तो 4 क्रोमैटिड्स जो है बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड ड्यूल सोसाइटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है. एंजाइम रिकॉम्बिनेशन है, इसमें न्यूक्लियस लाइगेज दोनों आता है. क्रॉसिंग ओवर लीड्स थ्रू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम. इसीलिए रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन लिविंग क्रोमोसोम लिंक्ड एट क्रॉसिंग ओवर साइट्स. ये देखिए ये स्ट्रक्चर हम लोग बताते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, इसको क्रॉस करने जाएंगे. उसके बाद होगा रिकॉम्बिनेशन. इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा. उसके बाद मियोसिस 1 के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे सेल 1 में, सेल 2 में. और उसके बाद मियोसिस 2 के बाद ये सब भी अलग अलग हो जाएंगे. तो सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 और 4 सेल्स आर डिफरेंट हम लोगों के बन के निकलेंगे. क्या होता है? डिप्लोटिन. बिगिनिंग इज रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम और बाइवैलेंट टू सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट क्रॉसिंग ओवर साइज. इसीलिए एक्सेप्ट स्ट्रक्चर काइजमाटा यहाँ पे बनता है. इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. डाइकाइनेसिस मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा. क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस यहाँ पे हो जाता है. और यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल भी फॉर्म होते हैं जो असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस ये सब डिसअपियर हो जाता है. और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज को. मेटाफेज 1 में क्या होता है? बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंड ऑन इक्वेटर प्लेट जो कि 2 बनते हैं. यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. और मेटाफेज 2 में वहाँ पे बनता है क्रोमैटिड्स के पास. एनाफेज 1 जो है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है विथ बोथ देयर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेर. एनाफेज 1 में ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल. टेलोफेज 1 में क्या होता है? ये सब डिसअपियर हो जाता है, ये सब रीअपियर हो जाता है. कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल. टेलोफेज 1 को हम लोग डायड ऑफ द सेल कहते हैं. क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन बट डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस. इंटरकाइनेसिस आता है इसके बाद. जो स्टेज है बिटवीन 2 मेयोटिक डिवीजन शॉर्ट लिव्ड होता है. यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एनिमल सेल्स में. आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है. एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. ठीक है. समरी की कुछ बातें जैसे कि सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विथ मैच्योर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन बट कंटिन्यूज थ्रूआउट इट्स लाइफ साइकिल. सेल साइकिल जो होता है स्टेज थ्रू विच अ सेल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट. जीवन जो है यहाँ पे सेल ग्रो करता है एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. ये समझने के लिए इजी रहेगा कि जीवन में कैसे होते हैं. 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है. और एस फेज, G2 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 इन सब में सेम ही कंडीशन रहता है कि यहाँ पे सब का 2 सेट्स बन गया. ठीक है.
अब मेटाफेज में ये 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बन गए, एनाफेज, टेलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस 1, प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 में भी सेम कंडीशन रहता है। एनाफेज 1 में जैसे कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, टेलोफेज में उसमें न्यूक्लियस बन गया, साइटोकाइनेसिस में 2 सेल अलग हो गए, मेटाफेज में ये और ये अलग अलग हम लोगों का मेटाफेजिक प्लेट पे जाएगा। अब एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड से प्लेट्स हुए, उसमें टेलोफेज में यहाँ पे ये आ गया, फिर डॉटर सेल्स बन गए। जीवन में देखिए ये एक था, इसमें डबल हो जाएगा। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, दोनों में एक एक जाएगा। एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे और 4 सेल्स बन जाएंगे। एट ईच पोल और साइटोकाइनेसिस 1 में जो है वो सेम रहेगा, एट ईच पोल और डॉटर सेल में जो है वो सेम होगा। एट ईच पोल एनाफेज में, लेकिन सेल में अलग हो जाएगा एनाफेज के, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, और 2n यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n = 2 हो गया, यहाँ पे n = 2 हो गया, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पर सेल में और एट ईच पोल पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है डबल हो जाना, हाफ हो जाना, तो ये सब नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स और अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल की है। अगर G1 में 4 है और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स 4 है, एस फेज में डबल हो जाएगा। एनाफेज 1 के पोल पर और साइटोकाइनेसिस 1 पर हाफ ऑफ एस फेज हो जाएगा और सेम एज G1 रहेगा। और एनाफेज 2 में और डॉटर सेल में हाफ ऑफ G1 एंड एनाफेज 1 रहेगा और 1/4 ऑफ एस फेज रहेगा। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी अगर यहाँ G1 में 4C और 40 PG है तो एस फेज में डबल हो जाएगा। एट एनाफेज के पोल पर और साइटोकाइनेसिस 1 में इसका हाफ हो जाएगा और G1 से सेम रहेगा। और एनाफेज 2 और डॉटर सेल में G1 और एनाफेज 1 का हाफ हो जाएगा और एस फेज का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ DNA थ्रेड्स की बात करें तो मतलब एक क्रोमैटिड्स में 2 थ्रेड होते हैं, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे मोनैड रहता है, यहाँ पे डैड, यहाँ पे डैड रहता है, यहाँ पे फिर मोनैड हो जाता है। G1 में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा 2n है, इस फेज में भी 2n ही रहेगा। एनाफेज 1 साइटोकाइनेसिस 1 और एनाफेज 2 साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल में हमारा n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा S और G1 से, ठीक है। G1 और S में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। बाकी ये सारा फार्मूला जो है ये अमाउंट ऑफ DNA और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स के लिए फार्मूला है कि अगर G1 में G है तो S फेज में G1 का डबल हो जाएगा और एनाफेज 1 के पोल पर और साइटोकाइनेसिस में एनाफेज 1 साइटोकाइनेसिस में सेम रहेगा। एनाफेज 1 में G1 के इक्वल रहेगा, एनाफेज 1 में हाफ ऑफ एस फेज रहेगा। लेकिन अगर सेल की बात करें एनाफेज 1 के तो 2 इंटू एनाफेज 1 के पोल पे हो जाएगा, तो एनाफेज 1 में 2 टाइम्स ऑफ G1 हो जाएगा और एनाफेज 1 में एस फेज के इक्वल हो जाएगा। एनाफेज 2 की बात करें जो साइटोकाइनेसिस 2 में भी मतलब डॉटर सेल में भी सेम रहता है, तो एट पोल की बात करें तो जो पोल पे होगा वही डॉटर सेल में भी होगा। एनाफेज 2 जो है वो हाफ ऑफ एनाफेज 1 होगा एट पोल पर और हाफ ऑफ साइटोकाइनेसिस 1 का होगा और हाफ ऑफ G1 होगा। और एनाफेज 2 जो है डॉटर सेल जो है वो 1/4 ऑफ एस फेज का होगा। इन सेल की बात करें एनाफेज में तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 4 है वो याद रखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 4 हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम हो जाएगा एनाफेज 1 के इन सेल में जितना है और डबल हो जाएगा एनाफेज 1 के जो पोल पे जितना है, मतलब जितना साइटोकाइनेसिस 1 के प्रोडक्ट में जितना है उससे डबल हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे थिंग्स जो है क्रोमोसोम नंबर को छोड़िए बाकी सारा अमाउंट ऑफ DNA क्रोमैटिड्स ये सब 2 टाइम्स ऑफ एनाफेज 2 एट पोल हो जाएगा, मतलब एनाफेज 2 इक्वल्स टू एनाफेज 1 एट पोल हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस 1 एंड G1 और एनाफेज 2 जो है वो हाफ ऑफ एस फेज हो जाएगा एंड हाफ ऑफ G1 हो जाएगा, हाफ ऑफ A1 हो जाएगा इन सेल, ठीक है। सेल की बात करें तो ये है एनाफेज 1 का इन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2n = 4 है, यहाँ पे n = 2 हो जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स 8 है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल 8C है तो यहाँ पे 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ DNA 316 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे डायड होता है, यहाँ पे मोनैड होता है। कंप्लीट हो गया। ये बहुत छोटा रिवीजन के लिए। माइटोसिस की बात करें तो G1 में अगर 2n है, 2n = 4 है तो एस फेज में भी 2n = 4 रहेगा। एनाफेज के पोल पर 2n = 4, डॉटर सेल में भी 2n जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, फिर 40, फिर 40, 2C 4C 2C यहाँ पे मोनैड है, यहाँ पे डैड हो जाएगा, यहाँ पे फिर से मोनैड हो जाएगा। मियोसिस की बात करें तो G1 में अगर 2n = 4 है, यहाँ पे भी 2n = 4 हो जाएगा। एनाफेज 1 के पोल पर और डॉटर सेल में
दोनों में 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी NF2 के पोलर पर डॉटर से में 2 हो जाएगा, ठीक है। 40 pg है तो 80 pg हो जाएगा, ये फिर 40 pg, ये 20 pg, ये 2C है, यहाँ पे 4C, यहाँ पे 2C, यहाँ पे फिर C, ये यहाँ पे मोनैड है, यहाँ पे डायड हो जाएगा, यहाँ पे फिर डायड रहेगा, यहाँ पे मोनैड हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल डिप्लॉयड सेल होता है, यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है तो N हो जाता है, बट क्रोमैटिड स्टील डबल, यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट्स हो जाते हैं, इसलिए हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम लोग को कभी मियोसाइट सेल्स बोले तो वो हम लोग G1 में बात करते हैं, इसीलिए मतलब अगर मियोसाइट बोले तो मियोसाइट के पास 60 pg है, तो मतलब G2 फेज में उसका 60 pg है, तो आफ्टर M1 मियोसिस 1 कितना हो जाएगा 30 pg, और आफ्टर मियोसिस 2 कितना हो जाएगा 15 pg। अब कुछ फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत है इस चैप्टर के, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल निकालना तो 2 to the power n करेंगे माइटोसिस में, नंबर ऑफ सेल निकालना है तो n इज नंबर ऑफ जनरेशन है। नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालते हैं, गिवन टाइम बाय जनरेशन टाइम। क्वेश्चन है जनरेशन टाइम 5 मिनट्स है, तो एक सेल से 32 सेल्स बनने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग पहले निकालेंगे जनरेशन कितना है, जनरेशन 5 है, तो जनरेशन हम लोग का टाइम चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ जनरेशन को जनरेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा, तो 25 मिनट्स। और टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल्स, number of mitosis required n-1, to produce n number of cells from m cell, number of mitosis required n-m। एग्जाम्पल अगर 128 सेल हम लोग को चाहिए एक सेल से तो माइटोसिस 127 लगेगा, लेकिन अगर 128 सेल चाहिए 10 सेल से तो नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड 118 होगा। टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सीड्स, ज़ायगोट, एम्ब्रियो, फ्रूट्स, ग्रेन, तो नंबर ऑफ मियोसिस कितना होगा 5n/4। एग्जाम्पल अगर 100 सीड चाहिए तो हम लोग को कितना मियोसिस चाहिए 125। ये क्वेश्चन है कि अगर जनरेशन टाइम हम लोगों को 60 सेकंड दिया हुआ है तो एक सेल्स माइटोसिस कर करके एक पूरे कप को 1 घंटे में बन रहा है, तो हाफ कप को कितने घंटे में बनेगा, तो हम लोग को हाफ कप को फिल करने में टोटल टाइम का -1 होता है, तो टोटल टाइम 60 मिनट से 1 घंटा लगा, 60 मिनट्स -1 मिनट तो कितना हो जाएगा 59 मिनट्स। अगर जनरेशन टाइम किसी बैक्टीरिया का हम लोग को 35 मिनट्स है, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड इन 175 मिनट्स फ्रॉम 10 to the power 5 बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ जनरेशन निकालेंगे, टोटल टाइम है जनरेशन टाइम से 5 जनरेशन लगा, तो एक बैक्टीरिया 5 जनरेशन के बाद 32 सेल बनाता है, तो 10 to the power 5 बैक्टीरिया 5 जनरेशन को 32 × 10 to the power 5 बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक। एक पॉलन कंटेन 40 pg DNA and 20 क्रोमोसोम, देन द अमाउंट ऑफ DNA नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन मदर सेल एट G2 फेज रेस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा इन अमाउंट ऑफ DNA, और ये सिर्फ 2 टाइम्स होता है दुगना। If number of chromosome and chromatids in root cell during metaphase is 6 and 12 respectively, then in anaphase these cell, इस सेल में पूछा है possesses कितना क्रोमोसोम कितना क्रोमेटिड्स, तो सेल में तो क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, तो नंबर 6 था तो 12 हो जाएगा, और क्रोमेटिड्स तो उतना ही रहता है 12 ही रह जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ DNA G1 में 2 kg है तो अमाउंट ऑफ DNA कितना होगा, अगर वो सेल G0 फेज में चला जाएगा तो उतना ही रहेगा 2 kg ही रहेगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम अ सेल विल हैव एट G2 एंड आफ्टर M फेज रेस्पेक्टिवली इफ इट हैज 34 मेटामेटिक सेल एट G1 फेज, तो G2 फेज में कितना G2 फेज बोला है उसका और M फेज रेस्पेक्टिवली उतना ही ना रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। अगर स्पोर के पास 10 क्रोमोसोम है 20 pg DNA, तो स्पोर मदर सेल के पास कितना होगा एस फेज में इसका 4 टाइम्स होगा अमाउंट इसका 4 टाइम्स 80 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाउंट ऑफ DNA इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस इफ अमाउंट ऑफ DNA इन पॉलन मदर सेल एट G1 फेज 64, G1 में इतना है, G1 में इतना, मियोसिस में कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 128 pg, और मियोसिस 2 के बाद फिर उतना ही हो जाएगा 64 pg।